दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक मोस्ट फेमस ट्रेजेडी जिसका नाम हैमलेट है और हैमलेट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि उनकी इम्पॉर्टेंट लाइंस को। तो चलो हम बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहला ही कोटेशन हमारा क्या है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसके लिंक में, यानी कि इसके डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहला ही कोटेशन है भैया हमारा, टू बी और नॉट टू बी डैट इज क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी डैट इज द क्वेश्चन। टू बी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, होना। नॉट टू बी ना होना, होना या ना होना यही तो क्वेश्चन है, यही तो प्रश्न है, यही तो सवाल है। तो ये किसके द्वारा बोला जाता है, हैमलेट के द्वारा बोला जाता है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में, यानी कि टू बी आर नॉट टू बी। यहाँ पर जो हैमलेट है ना, ट्रेजिक हीरो, ये डिलेमा में है। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में है। ये दुविधा में इस बात में है कि मैं जिंदा रहूं कि मर जाऊं, क्योंकि इस दुनिया के लोग उसको अच्छे नहीं लगते। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके एक्सप्लेनेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी भाषा में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली कोटेशंस में से एक कोटेशन ये है। कौन सी, टू बी आर नॉट टू बी। यहाँ पर जो हैमलेट हैं उनको ये लग रहा है, यानी कि जब ये दुनिया को देखते हैं ना, ये दुनिया असहनीय रूप से दर्दनाक दुनिया, यानी कि ये दुनिया उनको किसी तरीके से अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल असहनीय लगती है। जब वो इस दुनिया को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, यार इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं कि प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि इनके चाचा जो क्लाउडियस होते हैं वो प्रॉपर्टी के कारण इनके पिता किंग हैमलेट की हत्या कर देते हैं और इनकी माता गर्ट्रूड से शादी कर लेते हैं। तो ये सब नज़ारा देख करके उनका इस संसार में बिल्कुल भी जीने का मन नहीं कर रहा है ना। एक सॉन्ग है बहुत अच्छा सा कि दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, जीना नहीं मुझे मर जाना है। इस तरीके से एक सॉन्ग है। तो वो सॉन्ग मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि जो हैमलेट है ना, उनको ऐसा लगने लगता है कि दुनिया ने मेरा सब कुछ लूटा, जीना नहीं मर जाना है। तो ये डिलेमा में है, इन्हें कुछ पता नहीं है ये क्या करना चाहते हैं, कि मैं जीऊँ कि मर जाऊँ, मैं जिंदा रहूँ कि ना रहूँ। इसी डिलेमा में यहाँ पर होते हैं, तभी इस कोटेशन को बोलते हैं। यानी कि इनको, हैमलेट को असहनीय रूप से बड़ी दर्दनाक दुनिया लगती है और आत्महत्या की नैतिकता वैधता पर हैमलेट द्वारा ये प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध अभिभाषण है, बहुत ज़्यादा आत्मभाषण का हिस्सा बना। ये सोलालॉकी हैमलेट के चमत्कारों की शुरुआत है, जीने या ना जीने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर ध्यान बनाए रखना। एक और बहुत प्यारा सा लाइन आई है, दिस अबव ऑल। कौन सा, दिस अबव ऑल, ये सबसे ऊपर है। टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, टू दाइन, तुझे, ओन सेल्फ, अपने आप में, बी ट्रू, सत्य रहना है। यानी कि ये सबसे ऊपर है, अपने आप को सच हो। उन्होंने कहा अपने कैरेक्टर को, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को तुम्हें सच रखना है। यहाँ पे जो पोलिनियस होते हैं ना, वो अपने बेटे लेयर्टिस को सलाह देते हैं एक्ट 1 सीन 3 में, और कहते हैं बेटा अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई चीज़ है तो वो कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर को मत मरने देना अपने अंदर। अगर आपने जिस दिन अपने अंदर के कैरेक्टर को मार दिया तो समझो अपने आप को मार लिया है। यानी कि सच बने रहना है। दुनिया में सत्यता से ऊपर बढ़ करके कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल, सबसे, दिस अबव ऑल, ये सबसे ऊपर है। क्या चीज़, आपकी सत्यता, आपकी ट्रुथनेस, अपने आप में सच रहना, सच बने रहना। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ, समझिएगा। यहाँ पर पोलिनियस के द्वारा जो लार्टिस है, यानी कि उसको सलाह दी गई है, और ये सलाह कौन दे रहा है, पिता के द्वारा सलाह दी जाती है अपने बेटे को। और ये पिता केवल ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्वयं के प्रति हमेशा सच्चा होना है। आप टू बी ट्रू टू वन सेल्फ, अपने प्रति हमेशा सच्चे रहिएगा। ये मुहावरा इतना लोकप्रिय हो गया था, यकीन मानिए कि कई लोगों ने इसे अपने शरीर पर टैटू की तरह छपवा दिया था। किसकी तरह,
टैटू की तरह। तो बात समझ गए कि भाई ये कोटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी अहमियत को पहचान सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं हैमलेट की, जिनको अच्छे से समझिएगा। तो क्या करना है, सत्य की विजय है, यानी कि सत्य, अपने कैरेक्टर को, अपने आप को हमेशा सत्य बनाए रखो, यानी कि स्वयं के प्रति सच्चा होना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है व्यक्ति के लिए। यही बात इस कोटेशन में बताई गई है। अगला नेक्स्ट कोटेशन अगर हम बात करें, दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट। ये भी पोलिनियस के द्वारा बोली जाती है एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में। किसके द्वारा, पोलिनियस के द्वारा। हालांकि वह पागलपन है, दो मीन्स यद्यपि, हालांकि, दिस बी मैडनेस, वो पागल हो सकता है, मे भी हो सकता है, येट देयर इज मेथड इन इट, फिर भी ये किस लिए, ये पागलपन जो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, मैं थोड़ा, क्योंकि इसके आगे और पीछे की जब तक आप कहानी नहीं समझोगे तब तक कोटेशन आपको अच्छे से समझ आने वाली नहीं है। कोटेशन इतनी सरल होती हैं कि अगर एक बार आप इनको समझ लेते हो, किसने बोली, किसके लिए बोली, कहाँ बोली, तो आपको ये अपने आप चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, तो ये जो कोटेशन है वो पोलिनियस के द्वारा ऑडियंस के लिए बोली जाती है। और कोटेशन पोलिनियस ने हैमलेट से बातचीत करने के दौरान श्रोताओं को बोला था, ऑडियंस को बोला था, और ये दोनों लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है, पोलिनियस टू हैमलेट। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी पोलिनियस ऑडियंस जो वहाँ सुन रही होती है उसके लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वह सोचता है कि हैमलेट ओफेलिया के प्रति अपने प्रेम के कारण पागल होने का अभिनय कर रहा है। एक्चुअली तुमने देखा होगा कि ये जो हैमलेट होता है ना, वो शुरुआत से पागलपन का ढोंग करने लगता है। और पागलपन का ढोंग क्यों करने लगता है, वो इसलिए करने लगता है यार, क्योंकि इसे अपने पिता के मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाना होता है। वो अपने पिता के मर्डर को सुलझाना चाहता है, वो सच्चाई का पता लगाना चाहता है कि आखिर हमारे पिता की जो अननेचुरल डेथ हुई है उसकी सच्चाई कैसे पता लगाई जा सके और उसका बदला कैसे लिया जा सके। तो सच्चाई का पता लगाने के लिए वो पागलपन का ढोंग करने लगता है। तब पोलिनियस कहता है कि हो सकता है ये जो पागलपन है ना हैमलेट का, वो जो उसकी बेटी ओफेलिया है उसके प्रति अपने प्रेम का कारण पागलपन हो। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी ओफेलिया के कारण ये हैमलेट पागल हो गया हो, या हो ये भी हो सकता है ये खाली एक्टिंग कर रहा हो पागल होने की। ये विडंबना है, क्योंकि पागलपन का वास्तविक तरीका ये है कि हैमलेट अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक मेथड, ये लिखा है यहाँ पे, अपने पिता की हत्या करने के लिए क्या बना रहा है, योजना बना रहा है। योजना के रूप में पागलपन होने का क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। वो हकीकत में पागल है नहीं, बस एक एक्टिंग कर रहा है पागलपन होने की, जिससे कि वो हत्यारों का पता लगा सके। बात क्लियर है, तभी तो वहाँ पे एक प्ले विद इन प्ले, माउस ट्रैप खेला जाता है। चलो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कोटेशन एक बार देखो, अगली कोटेशन है देयर इज नथिंग। ये मेरी मोस्ट फेवरेट कोटेशन है, बहुत अच्छी लगती है, प्यारी है। ठीक है, यानी कि देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड। यहाँ कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। बट थिंकिंग मेक्स इट सो, बल्कि आपकी सोच ही आपको अच्छा या बुरा बनाती है, बल्कि आपकी सोच ही आपको अच्छा या बुरा बनाती है। कुछ भी अच्छा या बुरा होता नहीं है, लेकिन सोच इसे ऐसा बना देती है। ठीक है, तो ये बात कौन कहता है, हैमलेट कहता है एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में। इतनी क्लियर हो गई। और ये हैमलेट कहता किससे, ये बात और बता दीजिए। तो हैमलेट जो है वो सेज टू हिज क्लासमेट, उनके जो होते हैं रोजन क्रेंटस और गिल्डस्टर्न होते हैं उसके दो साथी। ठीक है, तो क्लासमेट, उन्हीं से ये कोटेशन वो बोलता है। तो जरा इनके इस एक्सप्लेनेशन को एक बार समझ लीजिएगा कि किस परिप्रेक्ष में इस कोटेशन को बोला गया है, इस पंक्ति को बोला गया है। अगर इस पंक्ति की वास्तविक जीवन पे अगर हम माप करके देखें, रियलिटी से इसको जोड़ करके देखें, तो ये हैमलेट द्वारा राजा के यहाँ पुरुषों के साथ जो मतभेद के बाद कहा गया, यानी कि हैमलेट द्वारा बोला गया था और राजा से इसके क्या हो गए थे, मतभेद हो गए थे। तभी वो बोलता है कि कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, बल्कि आदमी की सोच ही उसको अच्छा या बुरा बनाती है।
अच्छा सोचता है तो अच्छा बन जाता है, बुरा सोचता है तो बुरा बन जाता है। कहते नहीं कि हमारी थिंकिंग ही हमको महान बनाती है। शब्दों का चुनाव अच्छा ऐसा होना चाहिए कि देखो, व्यक्ति के शब्दों के चुनाव ही हैं जो उसको बेहतर और बेहतर बना देते हैं। शब्दों का चुनाव अच्छा होगा, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। शब्दों का चुनाव बुरा होगा, आपका कैरेक्टर बुरा होगा। बस इतना समझ लीजिएगा, सब शब्दों का खेल है। अगला कोटेशन है मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन, देख लीजिएगा। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। क्या बोला गया है? ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। अब ब्रेविटी क्या है? ब्रेविटी किसको कहते हैं? ब्रेविटी भाई हम कहते हैं संक्षिप्तता के लिए, ठीक है, यानी कि बहुत ही संक्षिप्त चीज़ें, छोटी चीज़ों को कहा जाता है संक्षिप्तता। इज मीन्स द सोल मीन्स आत्मा है, आप बिट बुद्धि की। संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा है। ये कौन कहता है? पोलिनियस। अब क्यों कहता है भाई? देखो, तुमने देखा होगा कि भाई हम गागर में सागर कब भर सकते हैं? जब हमारे अंदर बुद्धि होगी, यानी कि बड़ी से बड़ी बात को कम से कम शब्दों में हम कैसे बोलें। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस कोटेशन को बोला गया है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, जिसमें इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का है कि ब्रेविटी मीन्स यहाँ पर बताया गया है कंसाइज करना। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, ठीक है। एंड और एग्जैक्ट यूज, सटीक प्रयोग करना, सही सही यूज करना आप वर्ड शब्दों का, किसमें? इन राइटिंग लिखने में और स्पीच बोलने में। विद टाइम दिस फेमस कोटेशन, यानी कि समय के साथ, दिस फेमस कोटेशन हैज़ बिकेम स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोवर्ब्स। तो उन्होंने कहा संक्षिप्तता, ब्रेविटी का अर्थ है लिखित और भाषण, यानी कि जो आप डिलीवर करते हो स्पीच को, ठीक है, उसमें शब्दों की संक्षिप्तता और उसका सटीक उपयोग ही आपको बेहतर और अच्छा व्यक्ति बनाती है। इसीलिए ब्रेविटी को द सोल ऑफ विट कहा गया है। और ये कोटेशन इतनी ज़्यादा फेमस है कि ये अंग्रेजी में एक मुहावरे, एक प्रोवर्ब का काम करती है, ठीक है। एक मुहावरा है इंग्लिश में, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। बात क्लियर हो ली है? नेक्स्ट कोटेशन देखो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन। ये भी हर एक, जितनी भी कोटेशन आज हमने इस वीडियो में लिए हैं वो सभी कोटेशन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान बनाए रखना। क्या कहा गया? When sorrow comes they come not single spices but in battalions। जब भी सारो से मतलब क्या होता है? दुख, यानी कि जब दुख आते हैं तो वो कभी सिंगल स्पाइस में नहीं आते, ठीक है, बट इन बटालियन, एक बटालियन के रूप में आते हैं। बटालियन का मतलब होता है कि बटालियन का मतलब होता है भाई सेना के रूप में आते हैं, आर्मी के रूप में आते हैं। और ये किसके द्वारा बोला गया? क्लाउडियस के द्वारा बोला गया, एक्ट 4 और सीन 5 में बोला गया है, ठीक है। इसको और सरल तरीके से समझने के लिए ऐसे मान लीजिए कि जो सारो होते हैं, दुख, यहाँ पर समझिएगा, बहुत बढ़िया करके समझिएगा। मैं एक एक चीज़ को क्लियर कर दूंगा बेहतरीन तरीके से कि जो सारो होते हैं वो बेन मीन्स जब सारो, दुख, कम मीन्स आते हैं। दे जो है वो दुखों के लिए यूज हुआ है। दे कम नॉट सिंगल स्पाइस, जब भी दुख आएंगे आपके ऊपर तो पहाड़ की तरह टूट पड़ेंगे। एक आध दुख नहीं आएगा, दुखों के पहाड़ टूट पड़ेंगे आपके। दे कम नॉट सिंगल स्पाइस, वो सिंगल स्पाइस में नहीं आते, बट इन बटालियन। ऐसा लगता है जैसे पूरी बटालियन के बटालियन, जैसे कोई भी जब आक्रमण होता है ना, तो आक्रमण में कोई एक सिंगल सैनिक आकर के युद्ध नहीं लड़ता। जब भी युद्ध होता है दो देशों के बीच तो पूरी बटालियन की बटालियन टूट पड़ी हो। वैसे ही उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बोला गया है कि जब भी दुख आता है तो वो सिंगल स्पाइस में नहीं आता बल्कि बटालियन के रूप में। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी सेना ने, दुखों की सेना ने, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ कि दुखों की सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया हो, यानी कि दुखों के पहाड़ टूट पड़े हों। तो यहाँ पे क्लाउडियस कहता है ओफेलिया के बारे में चिंतित होने, ये हैमलेट है ना, वो ओफेलिया के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है। तभी क्लाउडियस इस बात को कहता है कि होने पर नाटक करती हुई गर्ट्रूड को ये पंक्ति कहता है। कौन? क्लाउडियस। किससे कहता है? ओफेलिया के बारे में चिंतित होने का नाटक करते हुए। रियलिटी में ये चिंतित नहीं है, बस ऐसे दिखावा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। गर्ट्रूड से ये बात कहता है। तो ओफेलिया, क्लाउडियस टू गर्ट्रूड, किसने? क्लाउडियस ने किससे कहा? गर्ट्रूड से कहा। किसके बारे में कहा? तो ओफेलिया के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, एक चिंता व्यक्त करने का नाटक कर रहा है बस। इसका मूल रूप से अगर हम बात करें तो मतलब क्या है? मतलब ये है जब भी कोई बुरी चीज़ें होती हैं तो वे एक बार में एक दुश्मन पर
सिंगल तरीके से नहीं आती हैं, किसी एक तरीके से नहीं आती हैं, बल्कि एक बार में सेना की तरह आती हैं और दुखों के पहाड़ की तरह उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। ठीक है, अगली कोटेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, अ लिटिल मोर देन किन। किन का मतलब होता है सगे संबंधी, रिलेटिव्स, नाते रिश्तेदारों के लिए कहा जाता है। एंड लेस देन काइंड, काइंड मीन्स होता है दयालु। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, मोर मीन्स ज़्यादा। अ लिटिल मोर यानी कि थोड़ा अधिक, किससे, देन किन, रिश्तेदारों से, नाते रिश्तेदारी, सगे संबंधियों से तुम थोड़ा ज़्यादा हो। एंड लेस देन थोड़ा कम, काइंड दयालुता से, और दयालुता से थोड़े कम हो। बात क्लियर हो गई। यानी कि यहाँ पर जो हैमलेट हैं वो किससे कह रहे हैं, क्लाउडियस से कह रहे हैं। क्लाउडियस से कहते हुए बोलते हैं हैमलेट कि हे क्लाउडियस, तुम जो है रिश्तेदारों से थोड़ा ज़्यादा और दयालुता से थोड़े कम हो। किस परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये जो क्लाउडियस है ना, इसमें दिस इज हैमलेट्स फर्स्ट लाइन इन द प्ले, इस प्ले में हैमलेट की ये पहली लाइन है। और ही इज रिप्लाइंग, वो उत्तर दे रहा है किसको, क्लाउडियस को, हु रेफर, जो रेफर करता है टू हिम। यानी कि ये जो क्लाउडियस है ना, वो हैमलेट को क्या कह करके संबोधित करता है, माई कजिन हैमलेट कह करके संबोधित करता है। एंड माई सन, और मेरा बेटा कह करके संबोधित करता है। यानी कि एक संबंध बनाना चाहता है, रिलेशन बनाना चाहता है हैमलेट के साथ। तभी हैमलेट रिप्लाई करता है, हैमलेट इज सेइंग दैट, हैमलेट कह रहा है कि क्लाउडियस इज मोर देन किन, तुम किसी किन से अधिक नहीं हो, यानी कि रिश्तेदार से थोड़ा अधिक मान लो। मोर देन किन, एज ही इज नाउ नॉट मेरली, इस समय तुम ना केवल हिज अंकल, ना केवल उनके चाचा, बट आल्सो आ स्टेप फादर, बल्कि तुम उनके सौतेले पिता भी बन गए हो। लेस देन काइंड का मतलब होता है दयालुता से कम। और लेस देन काइंड कैन बी इंटरप्रिटेड, अगर लेस देन काइंड को हम इंटरप्रिटेट करें, व्याख्या करें इसकी, तो ये इन मल्टीपल वेज, हम अनेकों तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एज, क्योंकि एज इज ऑफन इन शेक्सपियर्स प्ले, जैसा तुमने देखा होगा कि विलियम शेक्सपियर के प्ले में एक एक कोटेशन की कई कई तरीके से इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो इट माइट से ऐसा कहा जा सकता है डेट कि क्लाउडियस इज नॉट अ ब्लड रिलेटिव, तब वो कहता है कि क्लाउडियस तुम मेरे कोई ब्लड रिलेटिव नहीं हो, मेरा तुमसे कोई भी रक्त का संबंध नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, ये ध्यान दे लो। ओके, एंड इट माइट रेफर टू, और ये किस बात को, जब वो कहता है कि यू आर नॉट अ ब्लड रिलेटिव, तुम मेरे कोई भी सगे संबंधी नहीं हो, ब्लड रिलेटिव नहीं हो, यानी कि खून का संबंध तुमसे नहीं है, तो ये इस चीज को रेफर करता है, इस चीज को इंडिकेट करता है क्लाउडियस अननेचुरल लस्ट को। अच्छा, क्लाउडियस की प्ले में अननेचुरल लस्ट कैसे पता लगती है, क्योंकि ये जो क्लाउडियस है ना, वो अपने बड़े भाई की हत्या करके षड्यंत्र से उसी की पत्नी से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है अपनी भाभी से। ठीक है, इट माइट इम्प्लॉय डैट क्लाउडियस इज, कौन से डेट माना जाता है कि इन मैरिंग, शादी कर लेता है, हिज वाइफ्स वाइफ, हिज ब्रदर्स वाइफ, अपनी ब्रदर की पत्नी से, सो सून, जल्दी ही, आफ्टर हिज डेथ, अपने भाई की मृत्यु के बाद। यानी कि जैसे ही उधर किंग हैमलेट, राजा हैमलेट की मृत्यु होती है, वैसे ही तुरंत मृत्यु क्या, ये लोग षड्यंत्र करके उसके कान में जहर डाल करके मार देते हैं, और उसके तुरंत बाद ये क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं कुछ ही समय बाद। तभी इस कोटेशन को बोला जाता है। एक बहुत प्यारी कोटेशन आ गई है, पोलिनियस अपने बेटे लार्टियस को क्या करता है, समझाते हुए उस कोटेशन को बोलता है, जरा सुनना, बहुत प्यारी कोटेशन है। बोले, क्या बोले हैं कि नाइदर अ बारवर नॉर अ लेंडर बी, ना तो उधार दो और ना उधार लो, ना उधार देना अच्छा है और ना ही उधार लेना अच्छा है। फॉर लोन ऑट लॉस, क्योंकि उधार देना और उधार लेना दोनों ही हमारे संबंधों को खराब कर देता है। एक तो हमारा पैसा तो
उधार देते हैं तब तो क्या होता है, हमारे संबंध बनते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने पैसे को उधार मांगते हैं तो वही संबंध हमारे दुश्मनी में बदल जाते हैं। तो ये बात आपको समझ आ रही है? क्या समझा? मैं समझा रहा हूँ कि ना तो उधार लो ना उधार दो। ये जो उधार लेना और देना दोनों रिलेशन को खराब कर देती है। उधार देना आपकी मित्रता करा देगा, लेकिन उधार वापस मांगना आपकी शत्रुता करा देगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो सलाह है यहाँ से देखिएगा, पोलिनियस कहता है किससे, अपने बेटे लेयर्टिस को, जब वो फ्रांस जा रहा होता है तब ये सलाह देता है पोलिनियस, जो कि दरबारी है और ओफिलिया का पिता है। ठीक है, ओफिलिया जो कि हीरोइन है इस प्ले की। ये पोलिनियस द्वारा लार्टिस जो होता है को दी गई एक सलाह है और पिता की सलाह है ये। तो एक पिता अपने बेटे से कह रहा है कि उधार ना लें और ना ही पैसे उधार दें। जब आप पैसे उधार देते हैं तो अक्सर आपकी जो धनराशि होती है, जो लोन होता है, वो जो है समाप्त यानी कि खो देता है। आप अपने मित्र को भी खो देते हो जिसको उधार देते हो, और जो पैसा देते हो वो भी डूब जाता है। यानी कि पैसा उधार लेते समय जो धन प्रबंधन है वो भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये कहानी बताई गई है। ठीक है, अगला एक कोटेशन आया, रेस्ट इज साइलेंस। रेस्ट का मतलब होता है आराम, इज साइलेंस। अब देखो ये क्यों बोला गया है कि रेस्ट इज साइलेंस, मौन है। ये हमें रेस्ट कब, जब हम मर करके कब्र में पहुंच जाते हैं। जब हम मर करके कब्र में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तभी हमको प्रॉपर तरीके से रेस्ट मिलता है। यानी कि जब हमारी जीवात्मा, हमारी सांस बिल्कुल साइलेंस हो जाती है, हमारी सांसें बंद हो जाती हैं, जब हमारी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद जब हम कब्र में, ठीक है, आराम करने लगते हैं, तो वही हमारा रियल रेस्ट होता है। तब ये कब बोलता है, ये हैमलेट बोलता है एक्ट 5 सीन सेकंड में, जब वो मर रहा होता है। ये हैमलेट के लास्ट वर्ड हैं। ठीक है, और मरते समय वो बोलता है रेस्ट इज साइलेंट। तो ठीक है, ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला कोटेशन है, ब्रेविटी इज दी 16 बिट, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, लिसन टू मैनी स्पीक फ्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसन टू मैनी स्पीक फ्यू, लिसन टू मैनी स्पीक फ्यू। लिसन टू मैनी का मतलब होता है सुनो ज़्यादा बोलो कम, सुनो सबकी करो मन की। लिसन टू मैनी, और वैसे भी एक क्वालिटी बहुत कम ही लोगों में पाई जाती है, लिसन टू मैनी, यानी कि सुनो सबको, ज़्यादातर लोगों को सुनो, और स्पीक टू फ्यू, कम बोलो। जितना ज़रूरत हो हमें उतना वैसे भी बोलना चाहिए। ठीक है, हमें अननेसेसरी कभी भी बातें नहीं करना चाहिए। डैट मीन्स हमारी सबसे अच्छी आदत तो ये होना चाहिए कि हमें पहले तो सामने वाले को अच्छे से सुनना चाहिए, इसके बाद एनालाइज करके हमको बोलना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी के संदर्भ में इस कोटेशन को बोला गया है। पोलिनियस ने बोला है लिसन टू मैनी स्पीक टू अ फ्यू, एक्ट 1 और सीन 3 में। अब एक ये भी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या कहा गया है। यानी ये पिछले वाला तो सुन लिया है, बहुतों को सुनो और कुछ से बात करो। यानी कि बहुतों को सुनो और कुछ से बात करो। नेक्स्ट कोटेशन जरा समझ लीजिए अच्छे से। उन्होंने क्या, डाउट दाउ दी स्टार्स आर फायर, डाउट कर सकते हो। डाउट का मतलब कि आप संदेह कर सकते हो, किस पे, स्टार्स पर। स्टार्स की रोशनी, फायर से मतलब यहाँ पे आग नहीं है, गर्मी नहीं है, उनकी रोशनी से बात की जा रही है कि तुम उनसे चांद सितारों की रोशनी पर भी डाउट कर सकते हो। डाउट दैट द सन डोथ मूव, तुम उस चीज़ पर भी डाउट कर सकते हो, संशय कर सकते हो कि सूर्य वो मूव करता है कि नहीं, पूरब में निकलता है तो पश्चिम में छिपता है कि नहीं, इस बात पर भी डाउट कर सकते हो। डाउट ट्रुथ टू बी अ लायर,
सत्य को झूठा होने पर भी तुम संदेह कर सकते हो, जो सत्य है वो झूठ है, झूठ है वो सत्य है, इस बात पर भी तुम डाउट कर सकती हो। बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन तुम इस बात पे कभी डाउट मत करना, कभी संदेह मत करना कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, बट नेवर डाउट आई लव, इतना क्लियर हो गया। लेकिन कभी संदेह ना करें कि मैं तुम्हें प्यार कितना करता हूँ। पोलिनियस के द्वारा बोले जाते हैं ये शब्द, लिखे हैमलेट के द्वारा जाते हैं। ध्यान बनाए रखिएगा, ये शब्द लिखे किसके द्वारा जाते हैं? हैमलेट के द्वारा। लेकिन इनको पढ़ करके बोल कौन रहा है? पोलिनियस बोल रहा है, क्योंकि हैमलेट का लेटर पढ़ रहा है। या हैमलेट के लेटर में ये शब्द लिखे होते हैं, और इन हैमलेट के जो लेटर है वो लेटर कौन पढ़ रहा होता है? पोलिनियस पढ़ रहा होता है, तभी वो बोलता है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। हम इसके एक्सप्लेनेशन को बताते हैं कि ये पंक्तियाँ पोलिनियस के द्वारा बोली जाती हैं। कब बोली जाती हैं? जब वह ओफेलिया को हैमलेट के द्वारा दिया गया पत्र, और हैमलेट ने वो पत्र किसको दिया है? ओफेलिया, अपनी प्रेमिका, अपनी बिलव्ड ओफेलिया को दिया है। और ये पत्र पढ़ करके गर्ट्रूड को सुनाता है। कौन? पोलिनियस। किसको? गर्ट्रूड को। ध्यान बनाए रखना। और इन सब का मतलब सीधा सा यही है कि जो मैं आपको बता चुका हूं कि किसी पर भी संदेह करना कि तारों में रोशनी है कि नहीं, सूरज आकाश में घूमता है कि नहीं, सच ही झूठा हो, सच झूठा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन कभी इस बात का संदेह मत करना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसी सब चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग इज रॉटन इन दी डेनमार्क। समथिंग मीन्स कुछ, इज रॉटन, रॉटन का मतलब होता है सड़ रहा है। अब यहाँ पे मीनिंग सड़ना तो नहीं लगेगा। इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क राज्य में। तो वो कहते हैं यार कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो अजीबोगरीब हो रहा है इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। अब वो क्या अजीबोगरीब, क्या गलत होने वाला, क्या हलचल होने वाली है, क्या बुरा होने वाला है स्टेट ऑफ डेनमार्क में, पता नहीं। लेकिन ये शुरुआत में ही जब मार्सलस और बर्नार्डो महल का पहरा दे रहे होते हैं और वो हैमलेट का भूत देखते हैं, तो वहीं पर जो हलचल होती है उस हलचल को देख करके कि जो घोस्ट आता है हैमलेट को सारी बातें बताता है कि हमारी अननेचुरल डेथ हुई है, हमारा मर्डर किया गया, हमारे कान में जहर डाल दिया गया, और इस तरीके से तुम्हारे चाचा ने हमारे साथ षड्यंत्र करके हमारा राज्य और हमारी वाइफ से बाद में शादी भी कर ली है, और तुम्हें अपने चाचा क्लाउडियस से बदला जरूर लेना है। तो जब इस तरीके की बातें वो घोस्ट हैमलेट को बता करके जाता है, तो मार्सलस तभी इस बात को कहता है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि यार कुछ तो हो रहा है इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क राज्य में कुछ तो सड़ा हुआ है, कुछ तो खतरनाक होने वाला है। अब क्या खतरनाक होने वाला है यही समझना है हमको। ठीक है, कुछ तो खराब हो रहा है डेनमार्क में, डेनमार्क में कुछ अनहोनी हो रही है, कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। मार्सलस कैसा है, कहता है किससे? होरेशियो से। ये भी ध्यान रखना, मार्सलस किससे कहता है? होरेशियो से। एक्ट 1 और सीन 4 में। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन आगे, फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन, सॉलिलोकी एक्ट 1 सीन 2 में बोली जाती है। फ्राइल्टी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फ्राइल्टी का मतलब होता है कमजोरी, और वो कमजोरी मेरे भाई किसी में भी हो सकती है। आपके कैरेक्टर की कमी हो सकती है, वो आपकी नैतिकता में कमी हो सकती है। ठीक है, फ्राइल्टी कुछ भी हो सकती है, वीकनेस के लिए बोला जाता है। दाई नेम, तेरा नाम, इज मीन्स है वुमेन, महिला है, यानी कि कमजोरी, चाहे वो नैतिकता की कमी हो, चाहे कैरेक्टर या मानसिकता की कमी हो, कुछ भी हो। ठीक है, कमजोरी तेरा नाम ही वुमेन है, कमजोरी तेरा नाम ही औरत है, महिला नारी जात तू तो कमजोर होती है। हैमलेट कहता है अपनी माँ गर्ट्रूड से बहुत गुस्से में है इसलिए बोलता है। ठीक है, अगला कोटेशन है, डैट वन में स्माइल, ओके, एंड स्माइल एंड बी अ ब्लेन। तब यहाँ पे हैमलेट कहता है एक्ट 1 सीन 5 में कि अब तक तो मैं मुस्कुरा रहा था और सिर्फ मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब मैं खलनायक बन जाऊंगा। क्यों कहता है? क्योंकि उसके पिता घोस्ट ने उसे अपनी पूरी बातें बता दी कि किस तरीके से षड्यंत्र करके तुम्हारे पिता की हत्या कर दी गई है। अब तुम्हें क्या लेना है? बदला लेना है अपने चाचा से। तब वो कहता है कि अब मैं क्या, बी आ ब्लेन, मैं खलनायक बन जाऊंगा, अमरीश पुरी बन जाऊंगा।
अलास दुख है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तुमने देखा होगा अल ब्रेवो, अलास, हुर्रा, बॉट एंड आउ, इनसे शुरू होता है। तो अलास का मतलब क्या होता है? दुख है। ये एक्चुअली पहले तो इसके आगे पीछे की थोड़ी सी कहानी समझ लो कि क्या बोला जाता है। अलास का मतलब होता है दुख है, काश। अब पुअर यूरिक होता है, ये यूरिक कोई और नहीं होता है बल्कि उसी के यहाँ एक जेस्टर होता है, एक जोकर होता है, ठीक है, इसी के दरबार में एक दरबारी होता है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा आगे पीछे की कहानी बता दूं तभी ये कोटेशन आप कभी नहीं भुला पाओगे। ये और इसके कुछ क्लासमेट रोजन क्रेंटस और गिल्डस्टन ये जा रहे होते हैं इंग्लैंड, क्योंकि किसने, क्लाउडियस ने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया है और हैमलेट से पोलिनियस का क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो इस बचने के लिए क्लाउडियस कहता है कि अभी डेनमार्क के लोग बड़े गुस्से में हैं, तुम कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड चले जाओ। तभी हैमलेट जो है इंग्लैंड चला जा रहा होता है और उसके साथ में उसकी निगरानी के लिए, स्पाई करने के लिए उसके 2 क्लासमेट साथ में भेज दिए जाते हैं जिनका नाम होता है गिल्डस्टन और रोजनक्रेंटिस। रास्ते में क्या होता है, डाकुओं का एक ग्रुप उनके जहाज़ पर हमला कर देता है और इनके जो क्लासमेट होते हैं उनको मार देता है। वही स्पाई कर रहे होते हैं, जो नज़र रख रहे होते हैं, किसको, गिल्डस्टन और रोजनक्रेंटिस को। उनके हाथ में एक पत्र भी होता है। वो पत्र क्या होता है, वो पत्र इसलिए होता है कि वो कहता है, क्लाउडियस देता है इन दोनों को, कहता है ये पत्र रास्ते में तुम मत खोल के देखना और सीधे जा करके इंग्लैंड के राजा को दे देना। उस पत्र में लिखा कुछ ये होता है कि हैमलेट को वहाँ पर षड्यंत्र करके मार देना इंग्लैंड में ही, इसके बारे में लिखा होता है। तो वो पत्र जब उसके दोनों साथी डाकुओं के द्वारा मारे जाते हैं तो हैमलेट उस पत्र को पढ़ लेता है और उसे सारे क्लाउडियस के सभी षड्यंत्र का पता चल जाता है। तभी वो दोबारा डेनमार्क वापस लौटने का निश्चय कर लेता है। जब वो डेनमार्क फिर से वापस लौट रहा होता है तभी वो एक पत्र अपनी माँ को और एक पत्र अपने दोस्त होरेशियो को लिखता है। तो होरेशियो तुरंत उसे लेने के लिए जाता है और उन्हें रिसीव करके वापस लौट रहा होता है। तो रास्ते में क्या देखता है, कुछ ग्रेव डिगर, कब्र खोदने वाले कब्र को खोद रहे होते हैं। उस कब्र में से एक खोपड़ी निकलती है। वो खोपड़ी किसकी होती है, पुअर यूरिक की होती है। अब समझ आएगा तुम्हें, यहाँ से पुअर यूरिक की होती है। तभी हैमलेट देख लेता है और वो उन ग्रेव डिगर से, हैमलेट कहता है अलास, अरे ये तो बड़ा दुख की बात है, इसको तो मैं जानता हूँ, पुअर यूरिक की ये खोपड़ी, आई न्यू, मैं जानता हूँ हिम, मिस इसे, ठीक है। और साथ ही में कौन चल रहा होता है, होरेशियो। तो होरेशियो से कहता है हैमलेट, अरे होरेशियो, ये जो ग्रेव डिगर के हाथ में खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी को तो मैं जानता हूँ। अ फेलो ऑफ इनफाइनाइट जेस्ट, ये तो साथ ही रहा है इनफाइनाइट जेस्ट, यानी कि जब ये दरबार में था तो कभी ना समाप्त होने वाली जो है मजाक किया करता था, जोकर का काम किया करता था, जेस्टर था, ठीक है। तो कौन कहता है, हैमलेट, एक्ट 5 सीन 1 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग डिस्कस करेंगे अगला। अगर आप लोगों को लाइव क्लास अगर लेना हो, ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर की ऐप पर क्लासेस डेली 10 से 11 रात में 10 से 11 डेली क्लास लगती हैं, जिसका फीस सिर्फ 499 नाम मात्र की फ़ीस रखी गई। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो एक सरस्वती कोचिंग सेंटर दुर्गानगर बरेली करके ऐप होगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से पेमेंट करके हमारी लाइव क्लास भी, और ये लाइव क्लास अभी बहुत जल्दी ही शुरू हुई हैं, ये करीबन 10-15 दिन पहले ही हमने शुरू की हैं, ठीक है। तो एकदम शुरुआत से सब कुछ पढ़ने को आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।